आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। धनबाद पीएमसीएच स्थित कैथ लैब में संचालित कोविड-19 हॉस्पिटल में ड्यूटी में तैनात एक नर्स अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टरों ने आनन फानन में पीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। काम कर रहे सहकर्मियों ने बताया कि कल रात से लगातार ड्यूटी कर रही थी और जब से यहाँ कोविड अस्पताल बना है वह लगातार अपनी ड्यूटी कर रही है। इसे फिलहाल हल्का बुखार और सर में दर्द है। ड्यूटी कर रहे थे, समझे। ड्यूटी करते करते अचानक उसका रात ही से माथा दर्द हो रहा था। अभी अचानक बुखार आ गया, माथा चक्कर दे दिया, तो डायरेक्ट हम लोग उठा के यहाँ पर लाए। तो भी टेस्ट कराया गया क्या? नहीं, अभी नहीं। अभी तो यहाँ लाया गया है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या जांच हो रहे हैं इनका। कितने दिन से लगातार ड्यूटी कर रही है? निरसा के गलफरबाड़ी ओपी अंतर्गत एक प्रज्ञा केंद्र में दिन दहाड़े लूट को बेखौफ अपराधियों ने अंजाम दिया है। गलफरबाड़ी ओपी से महज 100 मीटर की दूरी पर एक कंप्यूटर परीक्षण केंद्र में दो युवकों ने पैन कार्ड बनाने का बहाना बनाकर केंद्र की संचालिका को लकड़ी के नकली बंदूक दिखाकर 2 लैपटॉप, एक मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। भुक्तभोगी ने बताया कि दोनों ने उनके मुंह पर टेप चिपका दिया था। पड़ोस के गैरेज मिस्त्री ने उन्हें मुक्त किया। इसके बाद पुलिस और केंद्र के मालिक को इसकी सूचना दी। घटना के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने केंद्र संचालिका से पूछताछ के बाद कहा है कि लुटेरे जल्द पकड़े जाएंगे। तो आगे बोला पैन कार्ड बनाना है, डॉक्यूमेंट्स भी दिया सर, सिग्नेचर भी किया। उसके बाद बोला कि आपको कितना पेमेंट करना है, 300। तो वो कार्ड दे रहे थे, हमारे कार्ड से पेमेंट का सिस्टम यहाँ पर नहीं है, आप फ़ोनपे कर दीजिए। तो बोला हाँ मेरे पास फ़ोनपे भी हो जाएगा। जैसे वो फ़ोनपे पर स्कैन करने गए तब तो मेरे पीछे घूर के मैं मुँह बांध दिया सर। पहले हाथ से बांधे और एक लैपटॉप लेकर दूसरा भाग गया, बाइक पर बैठ गया और दूसरा फिर लैपटॉप सेलोटेप से मेरा मुँह बांध दिया था और बांध के मेरा मोबाइल और दूसरा लैपटॉप लेकर भी भाग गया और पीछे से गन सटा कर रखा था कि अगर ज़्यादा चिल्लाएगी तो उड़ा देंगे तुम्हें। फिर कैसे सूचना दिया? हम दौड़ कर गैरेज वाला को बोले तो गैरेज वाला भैया एक जाकर उनका पीछा किया और एक सर को कॉल किया और फिर थाना में जाकर हम कंप्लेन की। ये अभी पता चला कि 12 बजे वो लड़का आया था, कुछ रेकी कर करके गया है आधार कार्ड या कुछ बनाने के लेकर के। उस समय नहीं बना, फिर दोबारा आया है। आया करके उस लड़की से कहा आधार कार्ड तो अपना फार्म पर सिग्नेचर भी किया है और वो डॉक्यूमेंट दे करके गया है। लेकिन जो मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर को हम लोग लगा रहे हैं पता, तो सिवान का बता रहा है मोबाइल नंबर, और यहाँ से लैपटॉप और मोबाइल लेकर के भाग गया है। कुछ लेकर आया था? हथियार आया था, लेकिन वो हथियार लकड़ी का बना हुआ, प्लास्टिक का लपेटा हुआ था। वो सर से बरामद हो गया क्या? हाँ, वो सब बरामद हुआ। वो आगे में जाकर के एक्सीडेंट किया है, वो सब वहाँ गिर गया, वो छोड़ दिया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ECRKU के बैनर तले धनबाद में जन जागरण सप्ताह की शुरुआत रेलवे कर्मचारियों ने की। इसी के तहत EIRKU धनबाद ब्रांच 2 हिल कॉलोनी स्थित कार्यालय से मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर धनबाद स्टेशन पहुंचा, जहां एक सभा की गई। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ध्यान रखा गया। अपर महामंत्री DK पांडे ने कहा कि रेल मजदूर पर हो रहे अत्याचार और रेल प्रशासन द्वारा हर रोज नए मजदूर विरोधी कानून जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया जाएगा। रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर 14 सितंबर से 19 सितंबर तक जन जागरण अभियान का प्रोग्राम है पूरे भारतीय रेलवे में। उसी के तहत आज धनबाद के जो हमारे जो ब्रांचेज हैं, आज ये प्रोग्राम हम लोग स्टेशन में कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है रेल बचाओ देश बचाओ। आप तमाम लोगों को जानकारी है कि रेलवे को किस ढंग से धीरे धीरे इसको प्राइवेट हाथों में इसका पुनर्निजीकरण की तैयारी भारत सरकार और रेल मंत्रालय कर रही है। कर्मचारियों की जो छटनी का आप दिन रात देख रहे होंगे मीडिया में, अखबार में, कि 30 साल नौकरी, 50 साल 55 साल का उम्र हो जाने के बाद सर्विस रिकॉर्ड या उनके परफॉर्मेंस बेस पर उनको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। जो ऑलरेडी जो वैकेंसी है, नया वैकेंसी क्रिएट करने की भी बात नहीं है।
जिला प्रशासन के तत्वाधान में आज धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले के विभिन्न व्यावसायिक स्थानों पर कोरोना जांच शिविर लगाने की योजना बनाई गई। एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने कहा, जांच शिविर से जिले में कोरोना से बढ़ते प्रभाव को रोकने की मदद मिलेगी। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका ने कहा कि जिले में बाहर से आने वाले व्यवसायियों को कोरोना जांच में राहत दी जाएगी, जिससे कि व्यवसाय को बढ़ाने में आसानी हो। एसडीएम ने कहा कि उपायुक्त से निर्देश मिलने के बाद इस पर सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। जिला प्रशासन के साथ जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक आज आयोजित हुई, जिसमें एसडीएम साहब ने कहा कि कोरोना टेस्ट का ड्राइव ये कंटिन्यूस चलते रहेगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण काफ़ी अधिक फैल रहा है। उन्होंने ये हिदायत दी कि सभी व्यापारी जो है किसी भी दुकान में ग्राहक को घुसने के पहले उसको मास्क के लिए ज़रूर बोलें, बिना मास्क के एंट्री नहीं दें। अंदर जाने के बाद भी उसे सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करने बोले। एसडीएम साहब ने यह भी कहा कि जो भी समस्याएं आती है आप हमसे शेयर कीजिए, मैं उसका जरूर निदान करूंगा। बाहर से जो व्यापारी आ रहे थे कलकत्ता से, अदर स्टेट से, उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जा रहा था। एसडीएम साहब ने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए उपायुक्त महोदय से बात करेंगे। हम लोगों ने अपना सुझाव दिया है कि वो 3 दिन के लिए यदि वो वापस चले जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन नहीं करना चाहिए, उससे व्यवसाय भी बढ़ेगा और होटल व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। आज से चैम्बर के सभी सदस्य आए हुए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। बातचीतों में सबसे एक अहम चीज़ें थी जो इनको भी एहसास था कि अगर हम लोग सभी सुरक्षित हैं तो हम लोग का सारा गतिविधि सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो कोविड के सहयोग के लिए इन लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छी बात बताई, जो मेरे द्वारा भी इनको बताया गया था। मैंने इनको बताया था कि आपके अंदर जितने रजिस्टर्ड दुकान हैं, हर रजिस्टर्ड दुकान के कितने कर्मचारी हैं, उनका डाटाबेस आप लोग अपने पास बना के रखिए। इनके द्वारा बताया गया, सर वो डाटाबेस हमारे पास बना हुआ है कि हमारे यहाँ कितनी दुकानें हैं, हर दुकान में कितने हैं। मेरा एक सुझाव इनका था कि उसमें से कितने लोगों का अभी तक आप लोगों ने कोविड टेस्ट करा लिया है और कितने लोग कोविड टेस्ट में बचे हुए हैं। जो लोग बचे हुए हैं उनका अविलंब कोविड टेस्ट करा जाए। सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि सर हमारी दुकान में जो भी ग्राहक आएंगे वो प्रॉपर मास्क लगाए हुए मिलेंगे और सैनिटाइजर्स लगाएंगे। एआईसीसी सदस्य संतोष सिंह के नेतृत्व में बीसीसीएल एरिया 9 के विकास भवन के समक्ष फ्रेंड रेस ऑफ संतोष सिंह के समर्थक और रजवार बस्ती के ग्रामीणों ने आज धरना दिया। संतोष सिंह ने कहा कि बीसीसीएल, डीजीएमएस और डेको आउटसोर्सिंग राजापुर के द्वारा रजवार बस्ती के रियायतों को नौकरी, पुनर्वास और मुआवजा दिए जाने बिना उन्हें उजाड़ने की साजिश की जा रही है, जो हम होने नहीं देंगे। राजापुर में सड़क के किनारे ओबी डंपिंग पर मौत का पहाड़ बनाने में डीजीएमएस के गाइडलाइन का अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ का नेता गौतम पासवान है, यहाँ पर हम नोटिस दिए हैं और एक बार सीओ से वार्ता भी किए थे कि कोई भी आउटसोर्सिंग हो, चाहे एलवी सिंह का हो, मनोज अग्रवाला का हो आलोक अग्रवाला का हो, चाहे कोई हो, चाहे बीजीआर हो, हर आउटसोर्सिंग में जहाँ जाति हो रहा है वहाँ पर हम लोग फ्रेंड ऑफ संतोष सिंह आंदोलन खड़ा करेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि उजाड़ने का पहले 20% स्थानीय लोगों का रोजगार देना है, उसमें बाहरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोकल है उसको रोजगार देना होगा और बिना मुआवजा दिए हुए, बिना रैयतों को वैकल्पिक व्यवस्था दिए हुए अगर उजाड़ता है तो उसका लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शिकायत के बाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी नहीं हो। बता दें कि शहर के कई स्थानों पर दुकान के बाहरी हिस्सों को बढ़ाकर सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है। ऐसे लोगों को प्रशासन हटाने का कार्य करेगी।
कॉमर्स के लोगों ने बताया, स्पेसिफिक 2 जगह बताया, पुराना बाजार में, कि यही कहानी हुई है पुराना बाजार में, कि घर से बाहर लोगों ने दुकान बढ़ा दिया है। तो प्रशासन उनके साथ मिलके और हम लोग वैसे इन्फ्रॉचमेंट को हटाएंगे जैसे जैसे जो संज्ञान में आएंगे, और जो नियम संगत हैं, जिनको लगता है कि अगला ने जानबूझ के हमारे संपत्ति या सरकारी ज़मीन को इन्फ्रॉच किया है, तो उनको हटाना पड़ेगा। पहला प्रयास है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने स्तर से उनसे बात करके यदि उनको हटवा लेते हैं तो वेल एंड गुड, प्रशासन को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रशासन को संज्ञान में आता है कि नहीं आपके द्वारा चीज़ें इंक्रोच की गई हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का प्रायोरिटी रहेगा कि धनबाद हमारा कैसे सुरक्षित रहे। धनबाद के जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेसियों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन से भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। इस दौरान मुख्य रूप से कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा, योगेंद्र सिंह योगी, राजेश्वर सिंह यादव समेत कई लोग मौजूद थे। बीसीसीएल एरिया 9 के बस्ता कोला कर्मी राजेंद्र पासवान ने प्रबंधक के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया है। बिजली मिस्त्री राजेंद्र पासवान ने बताया है कि प्रबंधक की लापरवाही से उसे 7 साल पहले ही कार्य से मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में पीड़ित राजेंद्र पासवान ने बीसीसीएल मुख्यालय से न्याय की गुहार लगाई है। बताया कि बीसीसीएल मुख्यालय ने राजेंद्र की अर्जी को मंजूर करते हुए पुनः मेडिकल कार्रवाई, जिसमें उनकी उम्र 62 बताई गई है, जिस पर राजेंद्र पासवान को आपत्ति है, वह बीसीसीएल मुख्यालय के मेडिकल टीम की रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। डीपी साहब से मुलाकात करने के लिए, तो डीपी साहब जो है बोले कि ठीक है आप जो है से आपका तो अभी उम्र हो गया, इस हिसाब से हमने कहा सर पूरा दस्तावेज मेरा जमा है सर, हमको 2027 से बैठेंगे, ये हम राजेंद्र हैं, दूसरा राजेंद्र हैं, और खास करके डीपी साहब का निजी खास आदमी थे, और हमको दूसरे दिन मेडिकल बुला करके पूछताछ किया गया, और तीसरा दिन सर इमीडिएट हमको नौकरी से माने वो राजेंद्र पासवान 2 थे वहाँ पर, दोनों का नाम सेम था, बाप का नाम अलग था, लेकिन वहाँ मिस्टेक से जो है दूसरे राजेंद्र का जो है इस राजेंद्र में नाम चढ़ गया, मैंने डेट ऑफ बर्थ चढ़ गया, उसमें प्रबंधन की गलती बोली जाएगी। इसमें हमारे संघ के कुछ पदाधिकारी भी लगे हुए हैं, पर भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो ने लकड़का बस्ती में आम सभा कर ग्रामीणों की समस्या सुनी और उसका निदान के लिए पहल करने की बात कही। सभा के दौरान ग्रामीणों ने यह बताया कि बीसीसीएल लकड़का बस्ती को विस्थापित कर यहां आउटसोर्सिंग खदान संचालित करने का प्रयास कर रही है, जबकि यह जमीन हम सभी के रैयती है। बावजूद इसके बीसीसीएल जमीन अधिग्रहण से जुड़ी किसी प्रकार की प्रक्रिया या हम लोगों से नहीं की है। इस समस्याओं पर जलेश्वर महतो ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि बीसीसीएल को यहां के लोगों को संबंधित मुआवजा और युवाओं को नियोजन देने तभी यह बस्ती खाली की जाएगी। इसके लिए किसी प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम ग्रामीणों के साथ तैयार हैं। बीसीसीएल प्रबंधन को और आउटसोर्स कंपनी को ये कहना चाहते हैं कि पहले गांव का विस्थापन वाला मामला समाधान करे, जमीन का मामला समाधान करे। अब जब तक यहाँ जमीन का भुगतान नहीं होगा, गांव का जो मकान है उस मकान का भुगतान नहीं होगा, और अगर उसके पहले ऑपरेशन होगा तो हम लोग इसके विरोध में रहेंगे। इसलिए विरोध में रहेंगे कि मान लीजिए ऑपरेशन करेगा, ब्लास्टिंग करेगा, घर हिलता है, टूटता है, गिरता है, जान माल का खतरा होता है और राष्ट्रीय हित का दुहाई देता है। तो राष्ट्रीय हित सिर्फ कहने से तो नहीं होगा ना, राष्ट्रीय प्राप्त नागरिक हम लोग भी हैं, गांव के लोग भी हैं, इसका भी हित का ध्यान रखना होगा।
धनबाद कोर्ट के वरीय अधिवक्ता और पार्क मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक परमेश्वर लाल बर्नवाल के निधन पर आज मार्केट के दुकानदारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। चैम्बर कार्यालय में आयोजित शोक सभा में उपस्थित लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। लोगों ने कहा कि वो एक मृदुभाषी समाज सेवी बताया। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बता दें कि 71 वर्षीय परमेश्वर लाल बर्नवाल की रविवार को रांची के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। बुधवार को ही उन्हें वहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां वह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बर्नवाल साहब जो है वो हमारे चैम्बर के संरक्षक ही नहीं थे, बल्कि हमारे पूरे चैम्बर के एक अभिभावक के रूप में उन्होंने जितने दिन रहे उन्होंने बहुत ही लगन से चैम्बर के लिए काम किया। उनका जो भी इतने दिनों का हम लोगों का जो सहयोग उनका रहा उसको हम लोग कभी जीवन में भूल नहीं सकते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं चैम्बर की तरफ से। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका गया। सीपीआईएम नेता गोपीकांत बख्शी ने बताया कि दिल्ली में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं और फिल्मी हस्तियों को आपराधिक मामलों के चार्जशीट में अभियुक्त बनाए जाने के खिलाफ पार्टी देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री एक सोची समझी साजिश के तहत कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर आपराधिक मुकदमे दायर कर लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। कर रहे हैं, शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करने वालों पर आपराधिक मामले दर्ज कर रहे हैं। जिस तरीके से सीपीआईएम का महामंत्री कॉमरेड सीताराम येचुरी, अर्थशास्त्री जयती घोष और बहुत से प्रमुख नेता फिल्मकारों उन लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दे करके उनके खिलाफ गलत आरोप लाने का कोशिश कर रहे हैं। हम उसका तीव्र निंदा करते हैं। सीपीआईएम की ओर से पूरा देशव्यापी विरोध कार्यक्रम आयोजित हो रही है। ये सरकार को जानना चाहिए कि वामपंथी पार्टियों को, वामपंथी नेता कार्यकर्ताओं को डरा करके कोई फायदा नहीं होगा। झरिया थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक के समीप पति पत्नी के झगड़े में पड़ोसी रियाज अंसारी ने पति को जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पति को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी होते हुए ही पुलिस जांच में जुट गई है। क्या मामला जो आज मारपीट हुआ? कुछ मामला वहाँ पर झगड़ा कर रहा है। हम देखे वो यहाँ पर गिरा हुआ, मेरा लड़का खोज रहा है ताबीज, और भी लोग खोज रहा है ताबीज। उसका बाद हम लड़का को गाली उली दे के ले गए और वो गाली बक रहा, सुता सुतल गाली बक रहा है। तो हम बोले देखो गाली बकने दो उसको गाली, चलो घर। हम उसको टान के ले गए। उसका बाद वो फिर बैठ के गाली बक। मेरा लड़का यहाँ कोई नहीं रहता है। उठाया बच्चा के 2-4 मरतब पटक दिया, पूरा सांस उसदम बंद। कौन पटका? रियाज हम लोग का मोहल्ला के सामने उसका घर है। नहीं था खाली लड़का आया, रियाज आया, उठा कर पटाक दिया था। 2-3 मरतब पटा के ऐसे करके 2-3 मरतब फिर मारा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।